अनजान प्लेनेट को देखते हैं जहाँ फ्लोटस नाम के एलियन की एक प्रजाति रहती है। इंसानों की तरह ये लोग भी कॉलोनीज में रहते थे, लेकिन एडवांस होने के बावजूद इनके जीने का तरीका एकदम सिंपल था और मशीन्स की बजाय ज्यादातर काम ये अपने हाथों से किया करते थे। इनका लीडर था डोरो नाम का एलियन, जिसने रूल बनाया था कि बिना परमिशन के कोई भी इन्वेंशन नहीं किया जा सकता। यही हम माला और उसके फ्रेंड सैम को देखते हैं, जो चुप कर अपनी उड़ने वाली मशीन्स को एंजॉय कर रहे थे। तभी उन्हें फ्लाइंग व्हेल नजर आती है और माला कहती है कि काश हम भी इसकी तरह इतना ऊंचा उड़ सकते। असल में ये एलियन सिर्फ थोड़ी ही ऊंचाई तक उड़ सकते थे और इसी वजह से इन्हें फ्लोटर्स कहा जाता था। आगे वो दोनों एक विंड टनल के पास आते हैं, जो किसी भी चीज को अपने अंदर खींच लेती थी। माला के साथ भी ऐसा ही होता है, लेकिन सैम किसी तरह अपने एंकर से उसे बचा लेता है और कहता है कि अब हमें वापस अपनी सिटी में चलना चाहिए। वापस जाते हुए माला की नजर कुछ पिलर्स पर पड़ती है, जो कि एक ऐसी फोरबिडन जगह थी जहाँ किसी भी फ्लोटर का जाना सख्त मना था। वो इसे चेक करना चाहती थी, लेकिन तभी वहाँ अचानक अंधेरा छाने लगता है और माला देखती है कि कोई अनजानी चीज उनके सूरज को कवर कर रही है। उधर सिटी में भी सभी लोग बहुत हैरान थे कि ना जाने ये सब क्या हो रहा है और उन्हें लगता है कि शायद ये कोई नए देवता है। तब डोरो उन सबको घर जाने को बोलता है और कहता है कि ऑर्डर मिलने तक तुम्हें चुप कर रहना होगा। उस रात सिटी में कर्फ्यू लगा दिया जाता है और ऐसा लगता है जैसे डोरो और बाकी काउंसिल मेंबर को छुपा रहे हैं। वही माला को इस देवता वाली थ्योरी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे लगा कि ये शायद कोई एस्ट्रॉइड हो सकता है और वो इसे चेक करने के लिए एक डिवाइस बनाने की सोचती है, पर उसके डैड उसे ऐसा नहीं करने देते और वार्न करते हैं कि बिना परमिशन के तुम कुछ नहीं बना सकती। पर माला उनकी एक नहीं सुनती और रात को चुप कर एक टेलीस्कोप बनाती है। फिर वो उसे लेकर एक ऊंची जगह जाती है और देखती है कि वो कोई एस्ट्रॉइड नहीं बल्कि एक स्पेसशिप है, जिसे कुछ छोटे शिप्स निकलकर उन्हीं की ओर आ रहे हैं और ये देखकर वो सिटी की ओर जाने लगती है। पता चलता है कि वो शिप्स और एलियंस को किडनैप कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे एलियंस भी थे जो उन्हें देवता समझकर खुद को उनके हवाले कर रहे थे। माला की नजर अपने डैड पर पड़ती है, लेकिन इससे पहले कि वो उनकी कोई मदद कर पाए, एक शिप उन्हें किडनैप कर लेता है। माला उन्हें बचाने के लिए खुद भी किडनैप होने की सोचती है, लेकिन वो शिप उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते और वो समझ जाती है कि अब उसे कुछ अलग करना होगा। फिर वो अपनी फ्लाइंग मशीन निकालती है और देखते ही देखते एक शिप उसके पीछे लग जाता है, जो उसे शूट करने की कोशिश कर रहा था। माला उसे लेकर उस विंड टनल के पास आती है, जहाँ वो शिप उसकी हवा के प्रेशर के आगे नहीं टिक पाता और दूसरी ओर से निकलकर क्रैश हो जाता है। फिर जैसे ही माला उसे चेक करने जाती है, वहाँ उसका सामना एक इंसान से होता है, जो उसे शिप से दूर रहने को कह रहा था, पर ऑक्सीजन लीक होने की वजह से वो ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाता। माला को उसकी लैंग्वेज बिल्कुल समझ नहीं आती, लेकिन वो जान गई थी कि जो भी है इसको मदद की जरूरत है, इसीलिए वो उसे अपने साथ ले जाने की सोचती है। यही एक रोबोट माला को नोटिस कर रहा था और चुप कर उसे फॉलो करने लगता है। माला उसे लेकर अपनी सिटी में आती है और जल्दी ही वो लोग उसके घर पहुंच जाते हैं। इसी बीच डोरो उसे वहाँ चेक करने आता है, लेकिन माला उस इंसान के बारे में कुछ नहीं बताती और कहती है कि हमें अपने लोगों को वापस लाना होगा। डोरो उसे काउंसिल पर यकीन रखने को बोलता है और कहता है कि तब तक तुम्हें खुद को सेफ रखना चाहिए। यही वो रोबोट भी उस तक पहुंच चुका था और डोरो के जाते ही उसके सामने आ जाता है। वो उस इंसान को जेम्स कहकर बुलाता है और पता चलता है कि ये उसका पर्सनल रोबोट गिडी है, जो उस क्रैश हुई शिप में उसी के साथ था। माला उसे खतरा समझकर भगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो रोबोट अचानक से उन्हीं की भाषा बोलने लगता है और बताता है कि ये लैंग्वेज मैंने अभी अभी सीखी है। माला उसे खुद को भी इंसानों की भाषा सिखाने को बोलती है, ताकि वो इस इंसान से अपने डैड के बारे में पूछ सके। लेकिन गिडी कहता है कि पहले हमें जेम्स की मदद करनी होगी, वरना वो इस एटमॉस्फेयर में जिंदा नहीं रह पाएगा। पर माला अभी भी जिद पर अड़ी हुई थी और कहती है कि बिना इनकी भाषा सीखे वो कोई मदद नहीं करेगी। तब गिडी उसे अपनी आंखों में देखने को बोलता है और इंसानी भाषा की सारी जानकारी माला के माइंड में ट्रांसफर हो जाती है। आगे वो बताता है कि जेम्स को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, जो तुम्हारे एटमॉस्फेयर में बहुत कम मात्रा में है और हमें उसके लिए ऑक्सीजन चैम्बर बनाना होगा। फिर वो वहाँ रखे कुछ प्लांट्स को स्कैन करता है और जल्दी उसे एक ऐसा प्लांट मिलता है जो अर्थ की तरह ऑक्सीजन छोड़ता था। इसके बाद वो माला की मदद से उस चैम्बर को बनाते हैं और ऑक्सीजन मिलते ही जेम्स की हालत सुधरने लगती है। सुबह तक उसे होश आ गया था, लेकिन जागने पर उसे लगता है कि शायद एलियंस ने उसे बंदी बना लिया है। तब गिडी उसे पूरी बात बताता है कि कैसे ये सब एक एलियन लड़की माला ने किया है और वो दिल की बहुत अच्छी है। उसे ये भी पता चलता है कि उनका शिप अब उड़ने के बिल्कुल लायक नहीं है और न ही वो अपने लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। तभी माला आकर उसे अपने डैड के बारे में पूछती है और बताती है कि गिडी ने मुझे तुम्हारी पूरी लैंग्वेज सिखा दी है। जेम्स को गिडी पर बहुत गुस्सा आता है कि बिना परमिशन के तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन गिडी कहता है कि ये सब मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए किया है। तभी जेम्स कुछ इंसानी शिप को देखता है और उसे लगता है कि ये शायद उसके लिए रेस्क्यू मिशन है। वो भाग कर उनका ध्यान अपनी ओर खींचने जाता है, लेकिन वो लोग उसे नहीं देख पाते और बिना ऑक्सीजन के वो अनकॉन्शियस होकर नीचे गिरने लगता है। वो दोनों किसी तरह उसे बचाकर वापस लाते हैं, जहाँ गिडी उसके बिहाफ पर माला से माफी मांगता है और कहता है कि जेम्स शायद डरा हुआ है। फिर वो इंसानों की बैक स्टोरी सुनाता है कि कैसे वो लोग अर्थ नाम के प्लेनेट से आए हैं, जहाँ के ज्यादातर रिसोर्सेज खत्म हो चुके थे।
फिर उन्होंने मार्स और वीनस को टेराफॉर्म किया, वहाँ इंसानों की बस्तियाँ बसाई। लेकिन जल्दी ही ये प्लान भी फेल हो गया। मार्स और वीनस अर्थ से आजादी मांगने लगे और इसने एक ऐसी वॉर को जन्म दिया जिससे तीनों प्लैनेट्स हमेशा के लिए नष्ट हो गए। बचे हुए इंसानों के पास बस एक ही ऑप्शन था कि अब उन्हें किसी नए प्लैनेट को ढूंढना होगा और कई सौ साल ट्रैवल करके वो इस प्लैनेट पर आ पहुँचे ताकि अपने लिए एक नया घर बसा सके। माला ये सुनकर बहुत दुखी होती है और ऐसा लगता है जैसे उसे जेम्स से हमदर्दी होने लगी है। सुबह वो जेम्स के लिए अर्थ का एक मॉडल बनाती है जिसे देखकर जेम्स बहुत इम्प्रेस होता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि इस तरह तो माला उसके शिप को भी ठीक कर सकती है जिसमें कि इस मॉडल की ही तरह गियर्स हैं। ये सोचकर वो उससे डील करता है कि उसकी मदद के बदले में वो उसे उसके डैड से मिलवाएगा और माला भी इसके लिए तैयार हो जाती है। फिर वो लोग उन गियर्स को बनाते हैं और डीडी कंफर्म करता है कि ये हमारे शिप के लिए एकदम परफेक्ट है। ये जेम्स की नजर एक सेलिब्रेशन पर जाती है जिस पर माला उसे बताती है कि ये हमारा फेस्टिवल ऑफ लाइफ है क्योंकि हम लाइफ की बहुत कदर करते हैं और इसीलिए हमने आज तक कोई भी वॉर नहीं की। जेम्स ये सुनकर उदास हो जाता है कि ये एलियंस तो बहुत ही पीसफुल है और हमें इस तरह इनकी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। वो बात कर ही रहे थे कि अचानक माला का फ्रेंड सैम वहाँ आता है जिसने जेम्स और डीडी को देख लिया था और माला के समझाने के बाद भी भागकर ये बात डोरो को बताने जाता है कि माला ने घर में एक इन्वेडर को छुपा रखा है। डोरो और बाकी मेंबर उसे चेक करने आते हैं पर इससे पहले ही वो लोग वहाँ से निकल चुके थे। तभी अचानक इंसानी प्लेन्स आकर उन पर अटैक कर देते हैं जिससे सिटी में बहुत तबाही होती है और माला जेम्स से पूछती है कि आखिर तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। पर जेम्स उन्हें यकीन दिलाता है कि उनके प्लान में अटैक जैसा कुछ नहीं था और जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आगे वो उस क्रैश साइट पर आते हैं लेकिन शिप का वहाँ कोई नामो निशान नहीं था। तब डीडी शिप के हीट ट्रेसेस को देखता है और बताता है कि उसे यहाँ से कहीं शिफ्ट किया गया है। उनकी खोज उन्हें उस फॉरबिडन जगह ले आती है जहाँ फ्लोटर्स का आना सख्त मना था और अंदर आकर वो देखते हैं कि ये तो एलियंस की एक सीक्रेट फैसिलिटी है। वहाँ दीवारों पर युद्ध के पोस्टर्स लगे हुए थे जिनमें दिखाया गया था कि एलियन रेस भी एक टाइम पर बहुत खतरनाक थी। माला ये देखकर बहुत निराश होती है क्योंकि वो हमेशा अपने लोगों को पीसफुल समझती थी। आगे एक जगह उन्हें अपना शिप नजर आता है लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंच पाए कुछ एलियन सोल्जर्स उन्हें पकड़ लेते हैं। जेम्स अचानक माला को अपने कब्जे में ले लेता है और कहता है कि अगर आगे बढ़े तो मैं इसे मार डालूंगा। उधर डीडी शिप में उन गियर्स को लगाता है और एलियन शिप से बचते हुए वो सब किसी तरह वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। जल्दी वो इंसानों की आर्क शिप में आते हैं जो धीरे धीरे टूट रहा था और जेम्स बताता है कि इसी वजह से हमने कई जाने खोई हैं। अंदर आने पर जेम्स उसे वहीं रुकने को बोलता है कि जल्दी ही मैं तुम्हें लेने वापस आऊंगा। पर माला इतना वेट नहीं कर पाती और उसके जाते ही शिप से बाहर निकल आती है। उधर जेम्स अपने भाई स्टीवर्ट से मिलता है जो कहता है कि तुम तो आग पर एक हीरो बन गए हो और जनरल हैमर तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। हैमर असल में आग का आर्मी जनरल था जो इस बात से परेशान था कि टूटते हुए इस आग की वजह से उसके काफी सोल्जर्स मारे गए हैं और अब ये ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो तुरंत इस प्लेनेट पर अटैक करना चाहता था ताकि जल्दी से जल्दी इस पर कब्जा कर सके। लेकिन अर्थ काउंसिल इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती। वो कहते हैं कि पहले भी हमने ऐसी ही जल्दबाजी की थी जिसका रिजल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं था, इसीलिए इस बार लड़ाई की बजाय शांति से काम लेना होगा। लेकिन हैमर भी हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था और डिसाइड करता है कि वो काउंसिल से अपनी बात मनवा कर ही रहेगा। वहीं माला चलते हुए एक रूम में आती है जहाँ उन पकड़े हुए फ्लोटर्स को कैद किया गया था और यही एक टेबल पर उसे अपने डैड दिखाई देते हैं। पर इससे पहले कि वो उन्हें बाहर निकाल पाए कुछ सोल्जर्स उन्हें देख लेते हैं और उसके डैड उसे बचाने के लिए रूम से बाहर निकाल देते हैं। फिर वो गन से सोल्जर्स को शूट करने लगते हैं जिसे आग की दीवार में होल हो गया था और स्पेस का वैक्यूम उन्हें बाहर खींच लेता है। हैमर को भी इसका पता लग चुका था और उसके लोग वहाँ आकर माला को पकड़ लेते हैं। हैमर ये सब काउंसिल को दिखाता है कि देखो ये एलियंस कितने खतरनाक हैं, लेकिन काउंसिल अभी भी उसके अटैक वाले प्लान से बिल्कुल एग्री नहीं करती। तब हैमर अपने सोल्जर्स के साथ बगावत कर देता है और कहता है कि अब से आग पर उसी का हुक्म चलेगा। जेम्स भी उसके एक्शन से बिल्कुल खुश नहीं था, लेकिन उसका भाई उसे समझाता है कि फिलहाल उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि कुछ ही दिनों में आग तबाह होने वाला है। तभी हैमर आकर उन्हें अपने प्लान के बारे में बताता है कि वो इस प्लेनेट पर अपनी टेराफॉर्मर मशीन का यूज करेगा जो किसी भी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जनरेट कर सकती है और इस तरह ये प्लेनेट इंसान के रहने के लायक हो जाएगा। पर जेम्स को अभी भी उन एलियंस की चिंता थी और वो कहता है कि एलियंस ऑक्सीजन में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यह हैमर उसका एक टेस्ट लेता है और दिखाता है कि उसने माला को एक बिना ऑक्सीजन वाले रूम में रखा है। फिर वो लोग उसके भाई को भी वहीं डाल देते हैं जिससे उसका दम घुटने लगता है और हैमर जेम्स से कहता है कि तुम्हारे सामने 2 बटन है और तुम इनमें से किसी एक को बचा सकते हो। जेम्स पहले तो कंफ्यूज हो गया था, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो स्टीवर्ट को बचाता है और चुपकर डीडी को ऑर्डर देता है कि तुम्हें माला को बचाकर वापस ले जाना होगा। डीडी ऐसा ही करता है और किसी तरह माला को बचाकर उसके प्लेनेट पर ले आता है। आँख खुलने पर माला खुद को डोरो के सामने पाती है और देखती है कि उनकी फैसिलिटी में बहुत से हथियार हैं। डोरो उसे बताता है कि ये हथियार हमारे पास की निशानी है जिन्हें हमने अब तक सीक्रेट रखा हुआ था ताकि जरूरत पड़ने पर ये हमारे काम आ सके। फिर वो उसे डीडी के पास लेकर आते हैं ताकि इंसानों के बारे में जानकारी हासिल कर सके और माला की रिक्वेस्ट पर डीडी इसके लिए तैयार हो जाता है।
उधर जेम्स को पता चलता है कि स्टीवर्ट भी उस टेस्ट में मिला हुआ था, क्योंकि वो भी हैमर के तरीकों को सही मानता है। तभी हैमर के आते ही जेम्स उससे माफी मांगता है कि डीडी को ऐसा नहीं करना चाहिए था और शायद एलियंस ने उसे रिप्रोग्राम कर दिया है। हैमर को भी लगता है कि शायद वो सच कह रहा है और वो उन्हें टेराफॉर्मिंग मिशन के लिए तैयार होने को बोलता है। वो मशीन को एलियन सिटी के पास लगाना चाहता था ताकि ऑक्सीजन जल्दी से जल्दी उन एलियंस तक पहुंच सके और वो लड़ने से पहले ही कमजोर हो जाएं। तब तक उसकी आर्मी को उन एलियन शिप्स को रोकना होगा जो हवा में उनके लिए खतरा बन सकते हैं। उधर एलियंस प्लान करते हैं कि उन्हें इंसानों पर पहले अटैक करना होगा और डीडी उन्हें मशीन के वीक पॉइंट्स के बारे में बताता है कि इन पर अटैक करने से वो नष्ट हो जाएगी। डोरो अपने लोगों से कहता है कि ये हमारे सर्वाइवल की लड़ाई है जिसमें प्रेजेंट के साथ साथ हमारा फ्यूचर भी डिपेंड करता है और हम इसमें फेल नहीं हो सकते। हैमर भी इसी तरह की स्पीच देता है कि या तो इस प्लेनेट पर हम एक नई लाइफ शुरू करेंगे या फिर आज हमारा वजूद ही मिट जाएगा। ये कहकर वो अपने सोल्जर्स को रवाना कर देता है और उधर एलियंस भी उनका सामना करने को निकल पड़े थे। सबसे पहला अटैक एलियंस की तरफ से होता है और जेम्स नोटिस करता है कि एलियंस की संख्या उनके मुकाबले कहीं ज्यादा है। वो इस बारे में हैमर को बताता है कि इस तरह तो उनके बहुत से लोग मारे जाएंगे, लेकिन हैमर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उन्हें अटैक को कंटिन्यू करने को बोलता है। दोनों साइड्स को काफी डैमेज होता है जिसमें कुछ बेकसूर एनिमल्स भी मारे गए थे और इससे जेम्स को बहुत तकलीफ होती है। वही हैमर जो इस वक्त टेराफॉर्मिंग मशीन में था अपने लोगों से उसे लॉन्च करने को बोलता है और जल्दी ही वो सिटी के करीब पहुंच जाती है। फिर वो लोग उसे एक्टिवेट करते हैं जिससे चारों तरफ ऑक्सीजन फैलने लगती है और हैमर कहता है कि हमें इसकी स्पीड को और बढ़ाना होगा। उधर डोरो अपने लोगों से मशीन को टारगेट करने को बोलता है और वो उसके कुछ फिल्टर्स नष्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। हैमर मशीन की पावर मैक्सिमम करना चाहता था जिसमें सोल्जर्स उसे समझाते हैं कि इस तरह तो मशीन अनस्टेबल हो जाएगी, लेकिन हैमर की जिद के आगे उनकी एक नहीं चलती। जल्दी ही इसका असर एलियन सिटी पर पड़ता है जहाँ ऑक्सीजन के कारण फ्लोटर्स बेहोश होने लगे थे और जेम्स ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। तभी उसे अपने भाई की आवाज आती है जिसके पीछे एक एलियन शिप लगा हुआ था और जेम्स जाकर देखता है कि ये तो उसकी फ्रेंड माला है। वो एक बार फिर कंफ्यूजन में था कि अपने भाई को बचाए या फिर अपनी फ्रेंड माला का साथ दे और तभी उसे ये सब रोकने का एक आइडिया आता है। वो माला और अपने भाई को अलविदा बोलता है और तेजी से अपने शिप को मशीन की ओर ले जाता है ताकि उसे हमेशा के लिए नष्ट कर सके। हैमर अपने लोगों से उसे शूट करने को बोलता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जेम्स अपनी मिसाइल से उसका खेल खत्म कर देता है। इससे मशीन में एक जबरदस्त धमाका होता है जिससे कि वो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। जेम्स इससे बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वो आग उसे निकल जाती है। मशीन के नष्ट होते ही उसका असर खत्म हो जाता है जिससे फ्लोटर्स वापस होश में आने लगते हैं और उधर माला और स्टीवर्ट ने भी खुद को बचा लिया था। मशीन टूटकर नीचे गिर जाती है जहाँ निशाने के तौर पर उसकी एक लेग ही बची थी। सभी लोग माला की ब्रेवरी से बहुत इम्प्रेस होते हैं, लेकिन माला कहती है कि मुझे तो बस उन इंसानों की चिंता है जिनकी आज चीप भी बस कुछ ही लाइफ बची है और इसके बाद वो स्पेस में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आगे का सीन कुछ टाइम बाद का है जहाँ माला अपने फ्रेंड के साथ फ्लाइंग कर रही थी और तभी स्टीवर्ट अपनी शिप में उन्हें ज्वाइन कर लेता है। पता चलता है कि फ्लोटर और इंसान अब यहाँ मिलकर रहते हैं और यही एलियंस की मदद से उन्होंने एक हैबिटेट बना लिया है। यही बीचों बीच जेम्स का एक स्टैचू बनाया गया है जो कि वही था जिसकी वजह से आज ये सब मिलकर रह रहे हैं और इंसानों को अपना नया घर मिल चुका है। एंड सीन में दिखाया जाता है कि आर्क अब पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है।